कला क्रांति और आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए लेकर के आई हूं वन शॉट चैप्टर आपका पार्ट 2 फिजिक्स का वन शॉट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। तो भाई ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, तो हम बात करेंगे कि वैसे हमने जब फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करी थी तब हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में समझा था कि सारी चीजें जो है ऊर्जा और छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और जो छोटे छोटे कण जिसको हम मैटर या फिर द्रव्य पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो आप जो क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट 2 पढ़ोगे तो यहाँ पर आप इन ठोस, द्रव और गैस, इनके यांत्रिक गुणों के बारे में और तापीय गुणों के बारे में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में हम ठोस के यांत्रिक गुण का जो पूरा मैटर है वो हम कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन क्लास 11 फिजिक्स में ठोसों के यांत्रिक गुण का वन शॉट। तो भाई जब ये ठोसों के यांत्रिक गुणों की जब बात आती है, ठीक है, तो क्या कहानी इसकी हो सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं: विरूपण बल, प्रत्यास्थता, अंतराण्विक बल, प्रत्यानयन बल, प्रतिबल या फिर विकृति। इसके अलावा हुक का नियम, प्रतिबल विकृति ग्राफ, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, किसी तार के द्रव के यंग गुणांक का मापन, अपरूपण गुणांक और आयतन गुणांक, पाइसन अनुपात, स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में किस तरह से वृद्धि होती है, खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये तो टॉपिक के नेम्स हो गए, अब इनके मतलब हम समझते जाएंगे, धीरे धीरे सारा कुछ समझ लेंगे, एक ही वन शॉट में समझ लेंगे तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रत्यास्थता वर्ड आप बार बार देख रहे हो, ये प्रत्यास्थता वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ठोसों में यांत्रिक गुण, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो है प्रत्यास्थता के गुण पर निर्भर करता है। क्या होता है प्रत्यास्थता का गुण, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर जिसमें आपका ये प्रत्यास्थता का गुण और ठोसों के यांत्रिक गुण में जो भी टॉपिक्स अभी मैंने आपको बहुत ही ऐसे ऐसे नेम्स बताए हैं जो शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो, या फिर हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, आज रिवाइज कर रहे हो। लेकिन वो सारे गुण, वो सारे भौतिक अवस्थाएं, या फिर हम कहना सके भौतिक राशियों के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, काफी खूबसूरत सा ब्यूटीफुल ये ब्रिज जो है बनाया गया है। और ये जो ब्रिज बना है, तो ये ब्रिज बनाने के लिए एक इंजीनियर जो इस्तेमाल करता है ठोसों के यांत्रिक गुणों के अनुसार ही यहां पर इस तरह के ब्रिज का निर्माण या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि यहां पर जो है एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बिल्डिंग को मजबूती से खड़ा किया जाता है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ठोसों के यांत्रिक गुणों पर आधारित होते हैं, प्रत्यास्थता के गुणों पर आधारित होते हैं। और अगर हम यहां पर शुरुआत करें कि प्रत्यास्थता का गुण अगर हमको समझना है, तो ये तो हम लोगों ने फाइनल एग्जाम्पल देखा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके चारों तरफ जहां पर ठोसों के यांत्रिक गुणों में जो पढ़ने वाली चीजें हैं उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, राइट। लेकिन उनकी शुरुआत कहां से होती है, उसको अगर हमको समझना है तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे। बेटा इन एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को इस तरीके से हाथों से दबा रहे हैं, ठीक है, ये दब रही है, फिर वापस से वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जा रही है, राइट। जैसे कि यहां पर आप रबर बैंड को यहां पर देख रहे हो, रबर बैंड को हाथ से फैलाया जा रहा है, फैलाने के बाद वापस से उसको जब हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, देखो जब फैलाएंगे तो बल लगाएंगे, यहां पर जब दबाएंगे तो भी हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वापस से वो जो है बल को जैसे ही हम हटाते हैं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब यहां पर ये लो, ये एक स्प्रिंग देखो, इस स्प्रिंग को अगर दोनों तरफ से इस तरीके से खींचा जाए, ठीक है, खींचा जाए तो वो खिंच जा रहा है, ठीक है, तो इसकी आकृति और आकार में यहां पर परिवर्तन हो रहा है। यहां पर भी इनकी आकृतियों में और आकार में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। लेकिन ये वापस से स्प्रिंग जो है, जैसे ही हम उसको खींचना छोड़े तो ये वापस से अपने पहले जैसी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। अब यहां पर देखो, आप यहां पर कुछ यहां पर देख सकते हो,
कि कुछ मटेरियल है जिसको इस लचीला मटेरियल है, ठीक है, जिसको हाथ से जो है यहां पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, और जैसे उस बल को हटाएंगे ये अपनी पहली जैसी अवस्था में जो आ पाएगा, मतलब लचीलापन आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो गुण है ना, कि अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो हम यहां पर दबा रहे हैं, यहां पर हम लोग इस तरीके से रबड़ को फैला रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, इसको जो है हम इधर से उधर कर रहे हैं, चारों ही कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर इनकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं तो इनका एक विरोधी बल भी कार्य कर रहा है, जो इनको पहली जैसी पूर्व अवस्था में लेकर आ रहा है। जैसे कि रबड़ बैंड आप यहां पर फैला रहे हो, जैसे ही उसको छोड़ोगे वो पहले जैसी अवस्था में आ जाएगा। बलून की बात करें, अगर हम बलून को फुलाते हैं तो बलून फुलाने के बाद बिल्कुल मतलब वहां पर भी हवा हम डाल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो अपना पूरा जो है आकृति और आकार बड़ा सा ले लेता है, बलून फूल जाता है। और जैसा ही अगर हम मतलब जो हम लोगों ने बल लगाया था वो बल हटा दिया और बलून के अंदर की हवा जैसे ही बाहर निकल गई, वो बलून अपने पहले जैसी अवस्था में आ जाएगा, वापस से वो पिचक जाएगा। राइट, यस और नो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप इन गुणों को देखते हो। तो ये सारे गुण, इनका नाम ही क्या है, ये सारे गुण जो है क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थता का गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थता का गुण कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे गुण जो है प्रत्यास्थता के जो गुण हैं वो किनमें देखे जा रहे हैं, यहां पर ठोसों में प्रत्यास्थता के गुण हम यहां पर देख रहे हैं, ठोस वस्तुओं में प्रत्यास्थता के गुण देख रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं जो हम लोगों ने इस डायग्राम में, इस जीआईएफ में देख करके जो सीखा है, ठीक है, उनकी परिभाषाओं की हम यहां पर बात करते हैं, ठीक। तो देखो, जब हम स्प्रिंग को खींच रहे थे या फिर हम रबर बैंड को खींच रहे थे या हम बलून को फुला रहे थे, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक तरह से बल लगा रहे थे, ठीक है, बल लगा रहे थे, बाह्य बल लगा रहे थे। हम लोगों ने गति का कारण पढ़ा, या किसी भी कारण से कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वहां पर क्या हो लगता है, किसके कारण करती है अपनी स्थिति में परिवर्तन, तो बल लगने के कारण करती है। अब इस तरह से इन ठोस वस्तुओं में इनकी आकृति और आकार में परिवर्तन के लिए जो बल लग रहा है, इस बल का नाम है विरूपण बल। क्या नाम है इस बल का, इस बल का नाम है विरूपण बल। अब यह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, विरूपण उत्पन्न होता है। विरूपण का मतलब कि वो अपना रूप बदल लेता है। क्या बदल लेता है, रूप बदल लेता है। जैसे कि अगर हम किसी बॉल को पिचकाएं, अगर किसी बॉल को हम पिचकाएं तो क्या हो जाएगा, वो अपना रूप बदल लेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, विरूपण बल। मतलब अब उसके रूप को परिवर्तित करने वाला जो बल है विरूपण बल कहलाता है। अब प्रत्यास्थता, तो यहां पर प्रत्यास्थता क्या होती है, तो प्रत्यास्थता उस वस्तु का गुण है जो क्या करता है, जिसके कारण वह वस्तु विरूपक बल लगाने से उत्पन्न परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे कि अगर हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो रबड़ बैंड को खींचने के लिए जो ताकत हम लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो रबड़ बैंड वहां पर एक अलग से ताकत लगा रही होती है जो हमको खींचने का, हमारे हम जो खींच रहे हैं रबड़ बैंड को, जहां पर जो हम रबड़ बैंड को खींच रहे हैं इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। क्या करेगी, विरोध करेगी। तो यहां पर जो हम बल लगाए हैं, बाह्य बल लगाए हैं, इसका जो विरोधी बल है, ठीक है, वो किस गुण के कारण होता है, प्रत्यास्थता के गुण के कारण होता है। और जैसे ही हम इस विरूपक बल को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, मतलब अगर हमने रबड़ बैंड को खींचना छोड़ दिया, हमने वो बल लगाना, वो बल हटा दिया, तो क्या होगा, वो अपनी पहले जैसी मूल अवस्था में क्या हो जाएगा, वापस से रबड़ बैंड जैसा था वैसा हो जाएगा। तो अपनी पहले की अवस्था को वापस से प्राप्त कर लेना प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता का गुण, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है, वैसे आपके लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं, जल्दी से नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है सारे बच्चों को, और फटाफट से इस वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, जरूर करना है, क्योंकि ये चैप्टर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार ढंग से जो है हम पूरा करने वाले हैं, वन शॉट में करने वाले हैं। तो सारे दोस्तों को बुलाना नहीं भूलना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करना है, बेल आइकॉन जरूर दबाना है, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं हम अपने प्रत्यास्थता गुण के साथ आगे इस ठोसों के यांत्रिक गुण को समझने के लिए। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो प्रत्यास्थता का गुण देखा जा रहा है तो उसका कारण क्या है। जैसे हम लोगों ने गति का कारण पढ़ा था, वैसे ही हम यहां पर प्रत्यास्थता के कारण को पढ़ेंगे कि वो अपने पहले जैसी अवस्था में
किस तरह से आ पा रहा है, किस कारण से आ पा रहा है, तो वो कारण है उनका अंतर आणविक बल। अब अंतर आणविक बल शब्द से यहां पर समझ में आ रहा है, वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी अंतर आणविक बल के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर ठोस है, द्रव है, गैस है, कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य पदार्थ है, तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर हर वस्तु के जो छोटे छोटे कण है, परमाणु, ठीक है, जो परमाणु है, उन परमाणुओं के बीच में मान लो कि कोई भी वस्तु यहां पर दी गई है, मान लो कि कोई पत्थर है, और मान लो कि कोई पत्थर है, रबड़ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, उनके बीच में क्या लग रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है कि अगर ठोस है तो ठोस के परमाणु एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच, परमाणुओं के बीच जो लगने वाला बल है वो भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो इन परमाणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, यही बल क्या कहलाएगा? अंतर आणविक बल कहलाएगा। किसी ठोस में उसके अणुओं और परमाणुओं के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल कहलाता है। और इसी की वजह से ठोस के अणु जो है आपस में बहुत ही ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है। कैसे जुड़े होते हैं? मजबूती से जुड़े होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं, ठीक है। समझ में आया? प्रत्यास्थता का कारण क्या है? यहां पर प्रत्यास्थता का कारण इनका अंतर आणविक बल है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा आपको कुछ चीज बताना चाहूंगी। हमने प्रत्यास्थता के गुण के बारे में पढ़ा कि अगर हम किसी भी चीज को खींच रहे हैं तो वापस से वो अपनी पूर्वावस्था में आने का गुण रखता है, ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जो अपने पहले जैसी अवस्था में ना आए, जैसे कि अगर आप किसी लकड़ी को तोड़ दे तो वो पहले जैसी अवस्था में नहीं आएगा। मान लो कि आप किसी पत्थर को तोड़ दे तो वो भी अपने पहले जैसी अवस्था में नहीं आएगा। मान लो कि किसी प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई तो क्या वो पहली जैसी अवस्था में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इस तरह की वस्तुएं जहां पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो वो बल बाह्य बल, विरूपण बल कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो विरूपक बल को हटाने के बाद, मान लो कि जैसे कि मैंने किसी पत्थर को तोड़ा, ठीक है, पत्थर को तोड़ने के बाद जैसे कि मैंने वहां पर बल लगाया, बल को जैसे ही हटाया तो पत्थर पहले जैसा जुड़ नहीं जाएगा एक बार टूटने के बाद, तो वो गुण अप्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गुण अप्रत्यास्थता, मतलब कि प्रत्यास्थता का विपरीत, विलोम शब्द होगा अप्रत्यास्थता, ठीक है। अप्रत्यास्थता का गुण किन वस्तुओं में देखा जाता है, उन वस्तुओं के बारे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो वैसे हमको सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रत्यास्थता के गुण के बारे में पढ़नी है। प्रत्यास्थता का जो विपरीत या विलोम शब्द और उसका जो अर्थ हो सकता है ठोसों के यांत्रिक गुण में, वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यानयन बल की। अब ये प्रत्यानयन बल क्या है? तो जिन वस्तुओं में हम प्रत्यास्थता का गुण देख रहे हैं, प्रत्यास्थता का गुण हमने कब देखा कि मान लो कि जैसे कि रबड़ बैंड है, और इस रबड़ बैंड को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। खींचने के बाद जैसे ही हम यहां पर से क्या करते हैं? बाह्य बल हटाते हैं। बाह्य बल हटाने से क्या होता है? वो अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है। पूर्व अवस्था में आने के लिए इस रबड़ बैंड के द्वारा उसके अंदर से एक बल लगेगा, आंतरिक बल, जो कि इस विरूपक बल का विरोध कर रहा है, ठीक है, जो उसको पहले जैसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये प्रयासरत बल ही यहां पर प्रत्यानयन बल कहलाएगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो अंतर आणविक बल के कारण पदार्थ के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध, जो हम विरूपण बल लगा रहे हैं उसका विरोध करता है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, मतलब विरोधी बल है ना, वो क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब इसको हम प्रतिक्रिया बल क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि यहां पर बाह्य बल का लगना यहां पर क्या हो गई? क्रिया हो गई, और इसका वापस से पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करना क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। तो आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया बल पढ़ा था। तो भाई हम यहां पर इसको खींच रहे हैं तो खींचने के लिए जो बल लगा रहे हैं वो क्रिया, और जो उसके विरोध में वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास कर रहा है वो प्रतिक्रिया, जो कि प्रत्या
प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब इस प्रत्यानयन बल को हम यहाँ पर F से ही प्रदर्शित करेंगे। देखो हम बल के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो बल के कई प्रकार होते हैं, है ना, जैसे कि भार भी एक बल का प्रकार है ना। और भी हम यहाँ पर कुछ बल पढ़ेंगे जहां पर आपको बल के कई प्रकार, तनाव बल, घर्षण बल, काफी सारी चीजें हैं। और यहाँ पर जब हम ठोसों के यांत्रिक गुणों की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको ठोसों के यांत्रिक गुणों में भी बल के अनेक प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रत्यानयन बल को भी हम क्या करेंगे, F से ही प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो मात्रक अगर होगा तो न्यूटन ही होगा। बल है तो मात्रक न्यूटन ही होगा। यहाँ पर बाह्य बल का मात्रक भी न्यूटन ही होगा और उसको भी हम क्या करेंगे, F से ही प्रदर्शित करेंगे। और बल की जो विमा होती है वो क्या होता है, बल की जो विमा होती है mLT की घात -2, ये क्या होती है, बल की विमा। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु किसको कहते हैं। तो देखो प्रत्यास्थता का गुण जिन वस्तुओं में देखा जाता है वही वस्तुएं जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ हो सकती है। अब ये पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब ये आदर्श कंडीशन या आइडियल कंडीशन हो जाएगा कि अगर हमने किसी चीज में क्या, किसी वस्तु में हमने क्या लगाया, बाह्य बल लगाया, और बाह्य बल को जैसे ही हमने हटाया तो वो हटने के बाद वो पूरी तरीके से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, पूरी तरीके से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। देखो वैसे अगर मैं रबड़ बैंड की बात कर रही थी या फिर मैं बात कर रही थी बलून की, बात कर रही थी स्प्रिंग की, तो जब हम इनको खींचते हैं ना तो ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस तो आ जाते हैं, ठीक है, ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस तो आ जाते हैं, पर कुछ ना कुछ यहां पर एकदम सेम नहीं हो पाता। मतलब कि देखना, एक रबड़ बैंड की ही अगर बात करें तो एक समय के बाद रबड़ बैंड, अगर मान लो लड़कियां जो बालों पे रबड़ बैंड लगाती है, वो जो है यूज करते 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 एक समय के बाद ढीला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हर बार अपनी पहली जैसी अवस्था में वापस आ तो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। अगर जैसे कि हम पैंट के रबड़ की बात करें तो कई पैंट्स में जो रबड़ लगे होते हैं धीरे धीरे एक समय के बाद वो ढीले पड़ जाते हैं। वो उसका कारण भी यही है कि वो मतलब कि यूज करते करते वो बार बार वहां पर हम उनको खींचते हैं, बार बार वहां पर जो है वो अपनी पहले जैसी अवस्था में आते हैं, लेकिन हर बार वो पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होते हैं, एक समय के बाद वो ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझना थोड़े बारीक है, यहां पर समझना, ठीक है। पर पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु की बात हम करेंगे तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं जो है एक आदर्श वस्तु है। यहां पर आदर्श रूप में प्रत्यास्थता का गुण देखा जाएगा कि ये पूरा का पूरा 100% पहले जैसी अवस्था में आ जाएगा। और मान लो ये जो एग्जाम्पल आप यहां पर देख पा रहे हो, क्वार्ट्ज मटेरियल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही आदर्श एग्जाम्पल है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का। किसका? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का बहुत ही आदर्श एग्जाम्पल है। और आप ये क्वार्ट्ज मटेरियल के बारे में जो यहां पर समझ रहे हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के बारे में, तो आप लोगों ने कई बारी घड़ी देखी होगी जो आप हाथ में पहनते हो, जो दीवार पर टंगी होती है, उन सभी घड़ियों में लगभग जो है अंदर में जो है कहीं पर छोटा सा लिखा होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। क्यों लिखा होता है? इसका कारण भी यही है क्योंकि देखो घड़ी की सुई बार बार जो है घूमती है ना, बार बार घूम रही होती है, तो वहां पर घड़ी की सुई भी एक ठोस मटेरियल की बनी हुई है कि नहीं। अब उसको जो है 24 घंटे में कम से कम 2 चक्कर घूमना है ना, और 365 दिन में तो पता नहीं कितने चक्कर घूमने हैं, ठीक है। तो घूमने के पश्चात मतलब कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, आकार और आकृति में उसको परिवर्तन हो रहा है, पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो पूर्णतः 100% तरीके से वो प्रत्यास्थ होनी चाहिए, ताकि मतलब कि एक समय के बाद मतलब कि घड़ी का कांटा जो है डिफरेंट हो, है ना। जब 12 बजे हैं तभी 12 बजे हुए उस घड़ी में शो हो। कारण समझ रहे हो कि मान लो कि अगर वो पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होगी तो क्या होगा, तो कई बारी जो है ना 2, 5, 6 मिनट का आपका जो है एग्जैक्ट जो समय है उसमें अंतर आ सकता है अगर आप किसी दूसरे मटेरियल से वो घड़ी की सुई का कांटा बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन जगहों पर जहां जहां इस्तेमाल करी जाती है वो सुई, कई मीटर्स में भी, अमीटर, वोल्ट मीटर भी आपने नाम सुना होगा, उन सभी जगहों पर भी मतलब कि सुई बना रहे हैं जब हम, तो क्वार्ट्ज के मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, हम प्लास्टिक वस्तुओं की बात करते हैं, तो मैंने आपको प्रत्यास्थता के गुण के साथ साथ अप्रत्यास्थता का गुण भी समझाया है, ठीक है। तो ये अप्रत्यास्थता का गुण जो है ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब देखो मैं थोड़ा आपको बता देती हूं, हमने क्या पढ़ा? प्रत्यास्थता का गुण पढ़ा, ठीक है, और हमने क्या देखा? अप्रत्यास्थता देखा। क्या देखा? अप्रत्यास्थता।
प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता आप समझ रहे हो, जिसमें वापस पूर्व अवस्था में आने का गुण होता है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिक की वस्तु है इलास्टिसिटी, है ना। और अप्रत्यास्थता जो है ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो मतलब ये प्लास्टिसिटी का जो गुण है, ये प्लास्टिक की वस्तुओं का नाम ही इस प्लास्टिसिटी के गुण के आधार पर रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको एक चेयर का एग्जाम्पल दिया था, चेयर एक बार अगर टूट जाए तो वापस से वो पहले जैसी अवस्था में नहीं आ पाती है। यहां पर कोई भी प्लास्टिक के मटेरियल या प्लास्टिक से बने हुए आप कई सारे जो है चीजें यहां पर देख पा रहे हो एग्जाम्पल में। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, विरूपक बल लगाएंगे, ठीक है, तो विरूपक बल का विरोध करने का यहां पर गुण नहीं देखा जाता है। ये वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है, जो बाहरी बल को हटा लेने के पश्चात अगर मान लो कि ये टूट गई तो ये टूट ही जाएंगी, फिर जुड़ेंगी नहीं, है ना। और टूट ही जाएंगी मतलब उनकी आकृति में जो है विरूपण बल लगाने की वजह से आकृति में जो है पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, मतलब वो पहले जैसी रही नहीं। तो पहले जैसी नहीं रही तो अब कैसी है? वो विकृत अवस्था में है, मतलब कि टूटी हुई अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? टूटी हुई अवस्था में रहती है। ये प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, मोम, गीली मिट्टी, यहां पर एक पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो काफी सारे एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रतिबल के बारे में। तो ये प्रतिबल क्या है? अब प्रतिबल, जैसे कि आपने एक विकृत शब्द, अभी विकृत अवस्था, टूटी हुई अवस्था के बारे में समझा है, उस शब्द को याद रखना, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम पहले समझते हैं प्रतिबल को। तो जब हम प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु में हम क्या कर रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम विरूपण बल लगा रहे हैं। अब इस विरूपण बल के कारण क्या हो रही है, इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो रहा है, और आकृति और आकार में परिवर्तन होने के बाद अगर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है तो क्या करेगा, जो इसके अंतराण्विक बल है उनके कारण यहां पर इस विरूपण बल का क्या होगा, इस विरूपण बल का विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। अब ये जो विरोधी बल है ये क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। और अगर ये प्रत्यानयन बल किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, अगर ये प्रत्यानयन बल किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अगर लग रहा होता है, ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रतिक्रिया बल है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है, यही जो है प्रतिबल कहलाता है। और इस प्रतिबल को हम क्या कर रहे हैं, इस प्रतिबल को जो है हम सिग्मा से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? हम इस प्रतिबल को सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो परिभाषा में, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल, मतलब कि प्रतिक्रिया बल मतलब कि आंतरिक प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है, जिसको हम सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, अगर मान लो कि यहां पर आप अगर इसको पूर्ण रूप से लिखोगे तो आप लिखोगे प्रॉपर प्रतिबल बराबर आप लिखोगे जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रॉपर आपको थ्योरी में अगर लिखना है, अगर आपको परीक्षा में परिभाषा पूछेगा, पर क्योंकि हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं, वन शॉट हम देख रहे हैं, तो हम क्विकली थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे प्रतिबल के प्रकारों की। तो सबसे पहला प्रकार अभिलंब प्रतिबल है, यहां पर कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के लंबवत कार्य करता है। देखो, अभिलंब शब्द का मतलब ही यहां पर बता रहा है कि जो हम यहां पर प्रतिबल हम जो लगा रहे हैं, यहां पर जो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम प्रतिबल जो लगा रहे हैं, ठीक है, प्रतिबल जो लगा रहे हैं वो इस प्रकार कार्य करता है कि वो लंबवत हो वस्तु के। कैसा हो? लंबवत हो। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिबल या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। तनन बल, तनन प्रतिबल, अब यहां पर क्या हो गया, अभी हम लोगों ने अभिलंब प्रतिबल देखा, तो यहां पर जब अभिलंबवत रूप में जब यहां पर प्रतिबल लग रहा था तो वो अभिलंब प्रतिबल कहला रहा था। जब हम तनन प्रतिबल की बात कर रहे हैं तो यहां पर लंबवत जब खिंचाव होता है, तो ये तनन बल जो है आपका अभिलंब प्रतिबल का एक अभिलंब प्रतिबल का ही प्रकार है, जिसमें यहां पर अगर तनाव उत्पन्न होता है वस्तु में, क्या उत्पन्न होता है? तनाव बल उत्पन्न होता है, तो अभिलंब प्रतिबल के अंतर्गत ही तनन प्रतिबल जो है
है देखा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं, तनन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करी जा रही है तो यहां पर आप समझना कि जब हमने अभिलंब प्रतिबल के बारे में पढ़ा तो यह अभिलंब प्रतिबल जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पर आप बल के बहुत सारे प्रकार पढ़ोगे, बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ोगे, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है, शब्दों के अर्थ को समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तनन प्रतिबल और संपीड़न जो है आपके अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ही प्रकार है। अब संपीड़न की बात करते हैं तो संपीड़न का मतलब होता है मतलब दबाव। यहां पर जिस तरीके से तनन प्रतिबल में क्या हो रहा था, खिंचाव हो रहा था। ठीक है, और खिंचाव के कारण यहां पर जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लग रहा था वो आपका तनन प्रतिबल कहला रहा था। अब यहां पर अगर हम किसी चीज को अगर हम क्या करेंगे, दबाएंगे, क्या करेंगे, अगर दबाएंगे, है ना, तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, संपीड़न उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां पर जो संपीड़न उत्पन्न हो रहा है ये बल यहां पर क्या कहलाएगा, संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। ध्यान रखना है आपको सारी चीजों को। अब इसके आगे हमने जैसे यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल या फिर हमने अभिलंब प्रतिबल देखा, उसी तरीके से एक दूसरा रूप है प्रतिबल का। ठीक है, दूसरा रूप है प्रतिबल का, अपरूपण प्रतिबल इसको कह रहे हैं हम। अब यहां पर जो है अभिलंबवत रूप से यहां पर विरूपण बल नहीं लग रहा है और यहां पर अभिलंबवत रूप से प्रतिबल नहीं लग रहा है, बल्कि कैसा लग रहा है, स्पर्श रेखीय लग रहा है। मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वहां पर देखेंगे तो अभिलंबवत रूप से लग रहा था, यहां पर कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। अब यहां पर जैसे हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो मान लो कि जैसे कि कोई बेलना आकृति वस्तु यहां पर दिखाई गई है, या किसी बॉक्स को आप ले लो, आपके पास अगर मान लो कि कोई चौकोन बॉक्स है, कार्टून बॉक्स जो है, अगर मान लो कि इस तरीके से कभी कभी वो साइड से थोड़े से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हिल जाते हैं, पिचके हुए टाइप के, मतलब कहना चाहिए आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है स्पर्श रेखीय, यहां पर स्पर्श रेखीय रूप में क्या लग रहा है, स्पर्श रेखीय रूप में यहां पर प्रतिबल लग रहा है, समानांतर कार्य कर रहा है, और ये क्या कहलाता है, अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरूपण प्रतिबल। अब जब यहां पर अपरूपण प्रतिबल लग रहा है तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से इसके किनारों में इसके कोण बदल जा रहे हैं, है ना, पहले सीधा था, अब ये क्या हो गया, तिरछा हो गया। ठीक है, तो ये अपरूपण प्रतिबल का प्रकार हो गया। अब जो भी आप लोगों ने यहां पर प्रतिबल के प्रकार देखे, इसको एक बार जो है हम देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने यहां पर प्रतिबल देखा, ठीक है, तो प्रतिबल के हमने दो प्रकार देखे। एक हम लोगों ने देखा अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और हमने देखा अपरूपण प्रतिबल। क्या देखा हम लोगों ने, अपरूपण प्रतिबल। और यहां पर जो हम लोगों ने अभिलंब प्रतिबल देखा उसके हमने दो प्रकार देखे, जिसमें एक है तनन प्रतिबल, और एक है क्या, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारा का सारा प्रतिबल के बारे में पढ़ लिया। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों ने प्लास्टिक वस्तुओं के बारे में पढ़ा था तो एक शब्द यहां पर मैंने आपको कहा था कि गौर करना, विकृत अवस्था, मतलब कि टूटी हुई अवस्था। तो अब हम पढ़ेंगे विकृति के बारे में। ठीक है, तो यहां पर टूटी हुई चीजों से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु में क्या करते हैं, बाह्य विरूपक बल लगाते हैं। ठीक है, तो बाह्य विरूपक बल लगाने के बाद वस्तु की आकार या आकृति दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई, आयतन या आकार में जो परिवर्तन होता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। अब यहां पर शब्दों को समझना, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया यहां पर कि मान लो कि जैसे कि आप रबर बैंड को खींच रहे हो, जब आप रबर बैंड को खींच रहे होते हो तो एक समय के बाद वो ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वो पहले जैसी अवस्था में वापस आता तो है, लेकिन पूर्ण रूप से वापस नहीं आ पाता है। पूर्ण रूप से, पूर्णतः 100% प्रत्यास्थ नहीं होता है। इसका मतलब अगर 100% प्रत्यास्थ नहीं है, पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें जो है उसके आकार या आकृति में जो परिवर्तन है वो रह जाता है ना। पूर्णतः पहले जैसे नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ परिवर्तन रह जाता है। 1% या 0.1% ही क्यों ना हो, पर परिवर्तन रह जाता है। वो ही परिवर्तन क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। तो यहां पर विकृति से मतलब क्या हो गया हमारा, कि विकृति से मतलब ये हो गया कि जो उसका पहले का आकार था, प्रारंभिक आकार, ठीक है, और उसके अलावा इसका किसके साथ रेशियो हम देखेंगे कि जब हम यहां पर विरूपण बल लगाते हैं, ठीक है, तो विरूपक बल लगाने के बाद
ठीक है, विरूपक बल लगाने के बाद जो आकार में परिवर्तन आता है, आकार में परिवर्तन, ठीक है, ये जो अनुपात हम देखेंगे ये जो है आपकी विकृति कहलाएगी। अब विकृति यहां पर तीन तरीके से उत्पन्न हो सकती है। एक तो उसकी लंबाई के साथ विकृति उत्पन्न हो सकती है, एक आयतन के साथ, और तीसरा जो है उसके आकार के साथ जो है विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो लंबाई के साथ जब विकृति उत्पन्न होगी तो लंबाई के साथ विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। किसके साथ? लंबाई के साथ जो विकृति है अनुदैर्ध्य विकृति। और जब इसके आयतन में विकृति जब उत्पन्न होती है, मतलब आयतन मतलब कहना चाहिए कि अगर हम किसी बॉल को मतलब कि अगर किसी बॉल को हम दबा रहे हैं बल लगा करके, तो वो पहले जैसी अवस्था में तो आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से 100% नहीं, 99.9% आया, 0.1% उसमें क्या रह गई? विकृति रह गई। तो उसके आयतन में जो विकृति हुई वो क्या हो गई? आपकी आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई कार्टून बॉक्स है, ठीक है, कार्टून बॉक्स है। अब मान लो कि वो बॉक्स हमने बंद करी, खोली, हमने कहीं पर और शिफ्ट करी, फिर से बंद करी, फिर से खोली, तो हुआ क्या कि वहां पर हमने प्रतिबल लगाया, वापस वो पूर्ण प्रत्यास्थ हुआ, लेकिन उसके आयतन में कुछ अपरूपण प्रतिबल के कारण उसके आकार में किसमें? आकार में उसके अपरूपण प्रतिबल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अपरूपण प्रतिबल के कारण कुछ ना कुछ, वो प्रतिबल हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ विकृति 0.1% की रह गई, वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरूपण विकृति कहलाएगी। इन तीनों को 1 by 1 हम डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज, वस्तु की लंबाई में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? लंबाई में परिवर्तन, जो कि क्या कहला रहा है? अनुदैर्ध्य विकृति कहला रहा है। तो इसकी प्रारंभिक लंबाई मान लो कि L थी, और यहां पर प्रतिबल लगाने के बाद जब हमने उस प्रतिबल को हटाया तो आकृति में जो छोटा सा स्मॉल परिवर्तन जो रह गया, ठीक है, ये दोनों का अनुपात जो है आपका क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति देखा, इसी तरीके से हम आयतन विकृति और अपरूपण विकृति भी हम बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं। आयतन विकृति की जब बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया, या किसी बॉक्स को, यहाँ पर ये देखो, ये बॉल का एग्जांपल हो गया, ये किसी बॉक्स का एग्जांपल हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विरूपक बल लगा रहे हैं, तो विरूपक बल के कारण इसके आयतन में क्या हो रहा है? ये पहले जैसे वापस से हो तो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, कुछ तो भी परिवर्तन रह जा रहा है आयतन में। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक आयतन है और इसके आयतन में जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये क्या कहला रही है? यहाँ पर इनका जो अनुपात है ये आयतन विकृति कहला रही है। क्या कहला रही है? आयतन विकृति कहला रही है। डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। आयतन विकृति के बाद अपरूपण विकृति की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बॉक्स का आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक बेलनाकार वस्तु का एग्जाम्पल दिया था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले यहां पर जो बॉक्स है ये आप P और A देख रहे हैं। अब यहां पर विकृति के बाद ये इसका जो P पोजीशन है वो कहां पर पहुंच गया? यहां पर P डैश पर पहुंच गया। ठीक है, P पोजीशन P डैश पर पहुंच गया, और यहां पर कोणीय विकृति उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? कोणीय विकृति उत्पन्न हुई यहां पर। ठीक है, तो ये जो विकृति है इसकी आकार में परिवर्तन कर दी। आकार जो है पहले इस तरीके से घन आकार का था, अब इस बार जो है मतलब कि पिचका हुआ थोड़ा सा हो गया, है ना, इस बार क्या हो गया? थोड़ा पिचका हुआ हो गया, तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहां पर आकार में परिवर्तन के कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरूपण विकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यहां पर अपरूपण विकृति, जो कि कोणीय विस्थापन के तुल्य है। किसके तुल्य है? कोणीय विस्थापन के तुल्य है। और यहां पर फाई कोण में जो विस्थापन हो रहा है, ये आपका P डैश और जो PA है ना, P डैश और PA, ये जो अनुपात है वो आपका क्या कहलाएगा? अपरूपण विकृति। लिख सकते हो इसको आप फटाफट से, और इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने जो है प्रतिबल और विकृति के सारे प्रकार यहां पर हमने देख लिए हैं, लेकिन अब हम जब बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, जिसका नाम है हुक का नियम। आपने नाम हो सकता है कि सुना हो सकता है कि ना सुना हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने 1678 में सर्वप्रथम जो है कुछ प्रयोग किए, जहां पर उन्होंने विरूपक बल लगाया, हटाया, और इन
ठोसों के संबंध में उन्होंने जो है कुछ रिलेशन दिया, जो हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति के बारे में जो पढ़ा उसके बारे में इन्होंने कुछ रिलेशन दिया, जो कि हुक के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है हुक का नियम? तो हुक के नियम के आधार पर जो अगर हम प्रत्यास्थ वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो भी हम प्रत्यास्थ वस्तुएं देख रहे हैं, अगर वो प्रत्यास्थता सीमा में है, मतलब कि अगर वो वस्तुएं कैसी है, अगर वो वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं है, अप्रत्यास्थ नहीं है ना, इलास्टिसिटी का गुण अगर उनमें है, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत वस्तु पर जो आरोपित तनाव है वो क्या होता है? तनाव जो है उसमें उत्पन्न विस्तार के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें उत्पन्न विस्तार के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये जो है कि जो हम लोगों ने यहां पर प्रतिबल लगाया, और हटा दिया, और उसके बाद जो यहां पर विकृति उत्पन्न हुई, ठीक है, विस्तार जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो वो जो प्रतिबल हमने लगाया और जो विस्तार यहां पर उत्पन्न हुआ, इन एग्जांपल्स में जो हम देख रहे हैं, इन दोनों को जो है रिलेट करके बताया गया। ये क्या है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ऐसा जो है बताया गया है। बिल्कुल जो अभी तक आप लोगों ने एग्जांपल्स में पढ़ा है, प्रतिबल और विकृति दोनों में ही, प्रतिबल और विकृति दोनों में ही जो आप लोगों ने एग्जांपल्स में पढ़ा है। लेकिन जो हुक का नियम, ये हुक का नियम ही कहलाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ब्रिटेन में थॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इस हुक के नियम को ही जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से और बेहतर तरीके से जो है प्रदर्शित किया। और उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अगर हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? प्रतिबल लगाते हैं, तो प्रतिबल के कारण उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो रही है? विकृति उत्पन्न हो रही है। तो यहां पर जो उस प्रतिबल के लगाने के कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो क्या होती है? एक दूसरे के समानुपाती होती है। अर्थात जो हुक का नियम हमने देखा, इस हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल हमने किसी वस्तु पर लगाया वो उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती है, और यही हुक का नियम कहलाता है। हमने प्रतिबल के बारे में देखा, विकृति के बारे में देखा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, क्या करते हैं? अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर जो है एक स्थिरांक लगता है, ठीक है, एक स्थिरांक लगता है। इस स्थिरांक को जो है हम ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हुक के नियम को यंग जी ने, थॉमस यंग जी ने बताया, ठीक है, थॉमस यंग जी ने बताया। तो इस स्थिरांक का नाम, इन साइंटिस्ट के नाम पर जो है यंग स्थिरांक पड़ा। क्या पड़ा? यंग स्थिरांक, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो यंग स्थिरांक है ये प्रत्यास्थता गुणांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। और ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो जो है यहां से आपका हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो इस रिलेशन से, हुक के नियम से जो है हमको प्रतिबल और विकृति के बीच का रिलेशन तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ हमको यहां पर एक गुणांक या फिर स्थिरांक मिला जो प्रत्यास्थता गुणांक या यंग स्थिरांक कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम यहां पर प्रतिबल और विकृति के बीच जो संबंध हमने समझा है उसके रिलेटेड हम यहां पर एक ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ जो है वो आपका प्रतिबल और विकृति के बीच का ग्राफ है, जो हमने हुक के रिलेशन में पढ़ा है। अब ये प्रत्यास्थता की सीमा और प्रत्यास्थता की सीमा के परे क्या होता है, इस चीज को आपको समझाएगा। ग्राफ को अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई स्प्रिंग है, देखो मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूं इस ग्राफ को। मान लो कि हमारे पास क्या है? कोई स्प्रिंग है। क्या है? कोई स्प्रिंग है, ठीक है। हमने इस पर क्या लगाया? एक नीचे में एक मान लो कि भार लगाया, ठीक है। एक क्या लगाया? भार लगाया, ठीक है। अब भार लगाया, स्प्रिंग में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब प्रत्यास्थता का गुण जब प्रदर्शित करता है तो आप यहां पर एक जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आप देख रहे हो इस ए बिंदु तक की, ठीक है। सरल रेखा देख रहे हो ए बिंदु तक के। जब प्रत्यास्थता सीमा में है कोई वस्तु, मतलब प्रत्यास्थता का गुण है उसमें, ठीक है, और इस ए बिंदु पर जितना वजन हम लगा रहे हैं यहां पर इस स्प्रिंग में, ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर प्रत्यास्थता का गुण देखा जाएगा। अब यहां पर जो हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति पढ़ा है, तो यहां पर जो प्रतिबल है वो समानुपाती होगा किसके? जो विकृति उत्पन्न होगी इस स्प्रिंग में, इस प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी इसके समानुपाती होगा, प्रत्यास्थता सीमा में होगा, ठीक है। अब ये जो बिंदु है, ये जो सीमा है वो अनुपातिक सीमा या प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है, ठीक है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। अब इसके बाद इसमें अगर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा वजन बढ़ा देंगे। हमने इसमें वजन बढ़ा के डबल कर दिया मान लो, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ प्रतिबल और विकृति के बीच का आगे पहुंचता है बी बिंदु पर, जो जिसका नाम है पराभव बिंदु। क्या नाम है इस बिंदु का? पराभव बिंदु। मतलब कि जब हम लोगों ने यहां पर बल बढ़ाया, ठीक है, तो यहां पर जो है प्रतिबल और विकृति के बीच का रिलेशन एकदम समानुपाती ना होकर के
समानुपाती का मतलब समान अनुपात में जब कोई चीज बढ़ती या घटती है तो एकदम समानुपाती ना होकर के थोड़ा अधिक होगी, मतलब कि प्रतिबल की तुलना में विकृति थोड़ी अधिक होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस तरीके का आप देख पा रहे हो, ये ग्राफ देख पा रहे हो। तो ये एग्जैक्टली सरल रेखा ना होकर के थोड़ा सा मतलब झुका हुआ लाइन है। ठीक, इसके आगे जब हम यहां पर इस भार को और बढ़ा दिए, 3 गुना कर दिए मान लो, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्प्रिंग की जितनी क्षमता थी, स्प्रिंग की जितनी प्रत्यास्थता सीमा थी, उसके परे हम जाते जा रहे हैं और आगे बढ़ गए। यहां पर जो है हम सी बिंदु पर जब हम पहुंच गए तो देखो यहां पर जो है इस तरीके से देखा, जब हमने सी बिंदु पर पहुंचे तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कि ये जो है एकदम सरल रेखा ना होकर के ये इसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण और मतलब ये जो रिलेशन है और जो है मतलब ये रिलेशन काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपनी प्रत्यास्थता सीमा से आगे बढ़ चुका है। अब यहां पर जो प्रतिबल और विकृति है एक दूसरे के समानुपाती नहीं है, बल्कि यहां पर समानुपाती ना होकर यहां पर विकृति ज्यादा विकृति उत्पन्न हो रही है। ये ग्राफ यहां पर सी बिंदु पर प्रदर्शित कर रहा है। और जैसे ही हम सी बिंदु से आगे बढ़ते हैं, मतलब कि यहां पर हम मान लो कि 3 गुना के बजाय यहां पर हम 6 गुना बल लगा दिए, 6 गुना द्रव्यमान लगा दिए। ठीक है, 6 गुना द्रव्यमान लगा दिए तो अब तो अति हो गई, अब प्रत्यास्थता सीमा से और भी बहुत ज्यादा दूर चला गया और यहां पर जो है इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता का गुण लगभग खत्म हो गया मान लो, और यहां पर अप्रत्यास्थता का गुण देखा जाने लगा, मतलब कि प्लास्टिक आचरण देखा जाने लगा। क्या देखा जाने लगा? प्लास्टिक आचरण देखा जाने लगा। और जितना हम यहां पर बल बढ़ाते गए, ये स्प्रिंग ने अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो दिया और ये जो है प्रत्यास्थता का गुण खोकर अप्रत्यास्थ जोन में चली गई, रीजन में चली गई। और ये ग्राफ जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइन है इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है प्रत्यास्थ आचरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये साइड, इस साइड का जो हिस्सा है, ये जो है अप्रत्यास्थ गुण को जो है प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ आप प्रतिबल और विकृति का आपने अभी देखा, समझना है, काफी आसान है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं प्रतिबल और विकृति के रिलेशन से। जो हम लोगों को यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक हमको मिला है, जिसको हम यंग स्थिरांक या प्रत्यास्थता गुणांक हम इसको बोल रहे हैं, जो कि होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, अब विकृति की जब हम बात करें तो विकृति का तो मतलब इस प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमको जो है हमने सूत्र तो देख लिया है ना, संबंध देख लिया हमने। इसका हम मात्रक और विमा की बात करेंगे तो क्योंकि विकृति का जो है कोई भी मात्रक नहीं होता, केवल प्रतिबल का मात्रक होता है। अब प्रतिबल जो है, प्रतिबल का जो मात्रक होता है, प्रतिबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हमने वहां पर मात्रक की बात नहीं की थी, कोई बात नहीं, प्रतिबल का मात्रक भी हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल हम लोगों को क्या मिला था? प्रतिबल हमको मिला था सिग्मा बराबर जो एकांक क्षेत्रफल पर जो हम प्रतिक्रिया बल लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमको मिला था। तो यहां पर इसका जो मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन और इस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग, तो इसका मतलब प्रतिबल का जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर विकृति की कोई मात्रक नहीं हो, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे इसकी विमा की, बात करेंगे किसकी? इसकी विमा की बात करेंगे। तो बेटा यहां पर जो विमा है, वो विमा यहां पर प्रतिबल की विमा हम एक बार देख लेंगे तो हमको बल की विमा ऑलरेडी पता है, ml t की घात -2। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की विमा l का वर्ग हो जाएगी। और आप यहां पर देख सकते हैं एक l और एक l जो है कैंसिल हो गया और एक बचा हुआ l है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो प्रतिबल की विमा होगी m l की घात -1 और t की घात -2, ये जो है प्रतिबल की विमा हो जाएगी। यहां पर हमने जो प्रतिबल की विमा जो देखी है वही यहां पर जो है आपकी जो यंग गुणांक या यंग स्थिरांक या प्रत्यास्थता गुणांक जो है, इसकी जो विमा है, ये भी वही हो जाएगी जो प्रतिबल की विमा है, ml की घात -1 और t की घात -2। ठीक है, ये हो गई प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का रिलेशन जो हम लोगों ने हुक के नियम के अनुसार देखा। ठीक है, अब प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी बल पर लगने वाला प्रतिबल तथा उसमें उत्पन्न विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो यहां पर हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा हम देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। वैसे हुक का नियम आपको एग्जाम में
पूछा भी जाता है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके मात्रक और विमा के बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे चल के हम प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने विकृति के 3 प्रकार पढ़े, उन 3 प्रकार के आधार पर ही यहाँ पर हमको प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार भी देखना है। तो उनके मात्रक आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार हम देखते हैं। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, प्रतिबल और विकृति, ठीक है, विकृति को जिस जो है इस तरीके से एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबल को जो है सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहला रहा है। और इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक के जो 3 प्रकार होते हैं, ऑफ कोर्स जो विकृति के जो 3 प्रकार हमने पढ़े हैं उसी के आधार पर होते हैं, क्योंकि प्रतिबल और विकृति का ही अनुपात हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये जो है इसको हम गामा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, गामा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यहां पर आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। किसका अनुपात यहां पर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहलाता है। अब इनका मात्रक भी यहाँ पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर और इनकी विमा जो है m l की घात -1 t की घात -2, जो अभी मैंने आपको निकाल के बताया है वही होगी इनकी मात्रक और विमा की हम बात करें। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है आपकी अपरूपण विकृति के अपरूपण बल के कारण उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पर जो बाह्य विरूपक बल लगाने के कारण, मतलब प्रतिबल लगाने के कारण जो आयतन में विकृति उत्पन्न होती है, आयतन में विकृति जो उत्पन्न होती है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब ये जो यंग गुणांक था ये क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस, अंग्रेजी में क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो इसी के कारण जो है ये गामा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर y से प्रदर्शित ना कर गामा से प्रदर्शित किया जाता है। बल्क मॉडुलस यहाँ पर जो है b से प्रदर्शित किया जाता है। और ये भी जो है प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही है, पर आयतन विकृति का अनुपात, ठीक है। दृढ़ता गुणांक की अगर हम बात करते हैं तो दृढ़ता गुणांक जो हम लोगों ने अपरूपण विकृति के बारे में जो पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, अपरूपण विकृति के बारे में। तो जब अपरूपण विकृति जिस तरह के प्रतिबल के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, दृढ़ता गुणांक। इसको जो है जी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी जो है यहाँ पर प्रतिबल और विकृति, किस प्रकार की विकृति, अपरूपण विकृति का जो अनुपात है। और अपरूपण गुणांक भी इसको हम कहते हैं, अपरूपण गुणांक भी कहते हैं, दृढ़ता गुणांक या फिर अपरूपण गुणांक, ठीक है। तो 3 प्रकार हमने देखे, ध्यान रखना है। इसमें से जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड थ्योरी, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इन तीनों गुणांक को डिटेल में देखेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करेंगे। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अगर किसी वस्तु में क्या लगता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता है, जिसके कारण अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है, इनका जो अनुपात है यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहलाता है, जो कि गामा से प्रदर्शित किया जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, आपने देखा यहां पर इसका जो फॉर्मूला है। और इसके आगे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको मात्रक और विमा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन मात्रक और विमा से पहले हम यहां पर प्रतिबल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल या फिर प्रतिक्रिया बल इन दोनों का जो अनुपात है वो प्रतिबल। और विकृति क्या कहलाती है, तो विकृति जो है अनुदैर्ध्य विकृति जो है लंबाई में जो परिवर्तन होता है ना, लंबाई में जो परिवर्तन होता है और उसकी जो प्रारंभिक लंबाई जो होती है, ठीक है, ये अनुपात आपका क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। और यहां पर जो है ये जब इसको आप लिखोगे शॉर्ट करके F/A और ये हो जाएगा L/डेल्टा L, इस तरीके से लिखा जा सकता है। FL
डेल्टा एल और ए। इस तरीके से जो है हम यंग प्रत्यास्थता गुणांकों को लिख सकते हैं। कैलकुलेट करना पूछता है एग्जाम में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम जो है यहां पर जो हम सूत्र देख रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर एफ एल ए और डेल्टा एल, ठीक है। तो अगर यहां पर जो प्रारंभिक आकार है वस्तु की लंबाई जो है, अगर हम इसको एकांक लंबाई मान ले और एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसमें जो आकार में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, विकृति के कारण जो आकार में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, यह भी क्या हो, एकांक हो, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें आप अगर एकांक हो तो आप देख सकते हो कि ये जो यंग मॉडुलस है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ये लगने वाले प्रतिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा, लगने वाले प्रतिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आंकिक मान उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है जो पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई को अगर हम क्या कर दे, दो गुना कर दे। दो गुना करने से क्या हो जाएगा, ये लंबाई और ये एकांक लंबाई ना होकर के दो गुना अगर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी। तो यहां पर जो मतलब कि जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और उसका जो प्रारंभिक आकार है वो बराबर हो कि यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और एकांक का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, एकांक का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उस प्रतिबल के बराबर हो गया, जो कि प्रतिबल लगाने के कारण लंबाई को क्या कर दे, दो गुना कर दे और अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा हो, ठीक है। तो इससे जो है ये दोनों रिलेशन आ गए। ये रिलेशन है, एक परिभाषित करने का बस एक तरीका है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है, परिभाषित करने का तरीका है। अगर आपको पूछा जाए तो परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहां पर अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक के विमा और मात्रक की बात करें, विमा और मात्रक की बात करें, ठीक है, तो यहां पर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, तो यहां पर भी जो है इसकी मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विमा की अगर हम बात करें तो ml की घात -1 और t-2 क्या हो जाएगी, इसकी विमा जो मैंने आपको जो है थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मापन कैसे किया जाता है, तो इसको हम बहुत ही क्विकली देखेंगे। ये इसकी थ्योरी आप जो है देखेंगे, बहुत ही फटाफट से देखेंगे। ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इस डायग्राम में जो है इस तरीके से दो तार लटकाए गए हैं, दो तार के बीच में जो है कुछ वजन रखने के लिए यहाँ पर रख दिया गया है, बना दिया गया है। एक तरफ जो है वर्नियर स्केल लगा दी गई है। वर्नियर स्केल का इस्तेमाल जो है बहुत ही मतलब कम से कम लंबाई को नापने के लिए वर्नियर स्केल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब दो तार क्यों लगाए गए हैं, ताकि अगर मान लो कि जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक तार के लंबाई में परिवर्तन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति को हम यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक संदर्भ तार मतलब एक रेफरेंस तार लगा दिया गया है, ताकि अगर मान लो कि तापमान में परिवर्तन हो, रूम टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आए तो उसकी वजह से दोनों तार में परिवर्तन आएगा तो इसके मापन में दिक्कत नहीं आएगी, मापन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेफरेंस तार लेकर के जिसको हम संदर्भ तार का नाम दे रहे हैं। बात समझ रहे हो, हम इसके रिस्पेक्ट में इसको तौल रहे हैं। जैसे कि तराजू में एक तरफ आप बांट रखते हो, है ना, और दूसरी तरफ आप सामान रखते हो, तो उस बाट के रिस्पेक्ट में आप उस सामान को तौलते हो। वैसा ही एक तार हम लोगों ने रख दिया है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम वहां पर क्या कर रहे हैं, भार रखते जा रहे हैं और उसमें होने भार रखते जा रहे हैं। ये जो भार रख रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो भार हमने रखा है ये जो है प्रतिबल का कार्य करता है, और इस भार के कारण, ठीक है, ये भार के कारण जो है प्रतिबल यहाँ पर लग रहा है, प्रतिबल यहाँ पर भार के रूप में लग रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो रही है। अब ये अनुदैर्ध्य विकृति जो उत्पन्न होगी, इनका जो अनुपात होगा वो आपका यंग मॉडुलस, यंग गुणांक जो अभी हम लोगों ने देखा, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। यही प्रायोगिक अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर वजन रखने की मतलब कि दो नीचे में हमने मान लो कि कुछ रख दी, हमने कुछ मतलब प्लेट्स वगैरह रख दी यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक रखा,
फिर 2 रखा। जैसे हमने प्रतिबल और विकृति का ग्राफ देखा तो धीरे धीरे हम भार बढ़ाते गए थे ना स्प्रिंग का, वैसे ही हम यहाँ पर एक तार पे रखे हुए हैं और उसके लंबाई में होने वाली विकृति को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते गए, यहाँ पर वर्नियर स्केल से यहाँ पर जो लंबाई में विकृति उत्पन्न हो रही है प्रतिबल के कारण, भार रखते जाने के कारण, भार बढ़ाते जाने के कारण, जो यहाँ पर प्रतिबल के कारण ये विकृति जो उत्पन्न हो रही है उसको हमने इस वर्नियर स्केल से क्या कर लिया, मेजर कर लिया, नाप लिया, ठीक है। तो नाप लिया, तो जब हमने नापा तो हमने मान लो कि यहाँ पर एक टेबल बनाया, प्रायोगिक यहाँ पर देखा तो हम जो है यहाँ पर प्रतिबल जो लगाए, प्रतिबल का मतलब जो है हम यहाँ पर भार बढ़ाते गए। मान लो कि पहले हमने m द्रव्यमान रखा, फिर 2m, फिर 3m हमने द्रव्यमान रखा, और यहाँ पर जो उसमें होने वाली विकृति जो उत्पन्न हुई है, डेल्टा L जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ना, लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या करते गए, मेजर करते गए, वर्नियर स्केल से मेजर करते गए। और इनका जब हमने अनुपात निकाल लिया तो हमको क्या मिल गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमको मिल जाएगा। ये थ्योरी जो है, इस प्रायोगिक व्यवस्था की थ्योरी आप इस तरीके से लिख सकते हो, फटाफट से आप देख सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहां पर लिखा हुआ है। और इसकी व्याख्या, जो प्रयोग की व्याख्या मैंने आप लोगों के लिए की गई है, वो सारी चीजें यहां पर लिखी गई है, चाहो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो हम लोगों ने निकाला, तो बिल्कुल जो अभी अभी हम लोगों ने सूत्र देखा था ना, यंग गुणांक का सूत्र देखा था, F/A और F/A और L बटे प्रारंभिक लंबाई बटे डेल्टा L, है ना। डेल्टा L मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर जो हम ये भार लगा रहे हैं, यहां पर जो हम प्रतिबल लगा रहे हैं, यहां पर जो प्रतिबल लगा रहे हैं वो किसके रूप में लग रहा है, भार के रूप में लग रहा है। किसके रूप में लग रहा है, भार के रूप में। तो यहां पर हम प्रतिबल के जगह में क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, mg बटे A और ये L बटे डेल्टा L, ठीक है। तो यहां से ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एक नया रूप में सूत्र आपको मिल गया है। वही बस यहां पर हमने जो है जो प्रतिबल लगाया है, प्रतिबल के रूप में एकांक क्षेत्रफल के लिए जो इस्तेमाल किया है वो हम लोगों ने भार का इस्तेमाल किया है ना। वस्तु मतलब कि वहां पर हम कुछ भारी वस्तु रखते गए हैं, भारी वस्तु रखते गए हैं जो mg के रूप में, यहाँ पर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना होगा। वही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है आपको, और जो हम लोगों ने प्रयोग किए उसके आधार पर इस तरीके से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालोगे। आगे बढ़ते हैं, अपरूपण गुणांक के बारे में जानते हैं। तो अपरूपण, अभी हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखा है ना, आयतन गुणांक हम देखेंगे, फिर हम अपरूपण गुणांक देखेंगे। आयतन गुणांक की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वस्तु में हम अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं। अभिलंब प्रतिबल की वजह से क्या उत्पन्न होता है, आयतन में विकृति उत्पन्न होती है, और जो कि क्या कहलाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या फिर बल्क मॉडुलस हम इसको बोलते हैं। और ये जो है बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका अभिलंब यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही है जो पहले लग रहा था, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, लिख सकते हो इस तरीके से सूत्र आप, ठीक है। तो ये अब इसकी जब अगर हम मात्रक और विमा की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो है इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और विमा m L की घात -1 T की घात -2 ही होगा जैसे कि पहले हो रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की विकृति का यहाँ पर कोई मात्रक या विमा है नहीं। तो जो प्रतिबल का मात्रक और विमा है वही जो है यहाँ पर सारे गुणांकों के लिए भी होता जाएगा, ठीक है। अब हम अपरूपण गुणांक की बात करेंगे तो अपरूपण गुणांक में जब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में हम क्या लगाते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल या फिर हम क्या लगाते हैं, अपरूपण प्रतिबल या फिर स्पर्शीय प्रतिबल अगर हम लगाते हैं जिसकी वजह से अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है, तो इनका अनुपात अपरूपण गुणांक या फिर दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अपरूपण गुणांक जो है आपका स्पर्शीय प्रतिबल बटे अनुपात है, ये स्पर्शीय प्रतिबल बटे, आप या फिर नीचे में लिख सकते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अपरूपण विकृति का अनुपात है यहाँ पर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अपरूपण गुणांक को G अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपरूपण गुणांक, आयतन गुणांक। पाइसन अनुपात के बारे में बात करेंगे तो ये यहां से आपका एक नेक्स्ट टॉपिक, पाइसन अनुपात। अब ये क्या होता है, तो पाइसन अनुपात जो है दो प्रकार की विकृतियों का अनुपात आप यहां पर देखेंगे। काफी आसान है, एक बार समझ लेंगे परिभाषा को कि जो प्रत्यास्थता सीमा है अगर उसके अंतर्गत कोई वस्तु है और वहां पर मान लो कि अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है, और दोनों प्रकार की ये जो विकृति का अनुपात है वो क्या कहलाता है, पाइसन अनुपात कहलाता है। और पाइसन यहां पर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिनके नाम पर ये पाइसन अनुपात कहलाता है। इसको पाइसन की
निष्पत्ति भी हम कहते हैं, और यहाँ पर इस पाइसन की निष्पत्ति को भी हम सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, अनुप्रस्थ विकृति बटे अपरूपण विकृति, इसको भी हम यहाँ पे सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइसन अनुपात। अब पाइसन अनुपात का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, इसका मतलब क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। देखो अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब जो है कि जब हम क्या करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब जब हम अभिलंबवत बल लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी लंबाई में विकृति उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब लंबाई में विकृति, क्या लंबाई में विकृति, क्या लंबाई में विकृति। अनुप्रस्थ विकृति का मतलब जो है, अनुप्रस्थ विकृति का मतलब जो है इसके आकार में जब विकृति होती है, क्या आकार में जब विकृति होती है, ठीक है, आकार में विकृति होगी। जैसे कि आप ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि मान लो कि कोई वस्तु जिसका आकार पहले कैसा था, ये पहले का आकार है जो डैश डैश वाली लाइन है, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जब हम लोगों ने यहाँ पर इस वस्तु में प्रतिबल लगाया, तो इस प्रतिबल की वजह से, इस प्रतिबल की वजह से यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में वृद्धि हुई, ठीक है। लंबाई में वृद्धि के साथ साथ, लंबाई में वृद्धि के साथ साथ इसका अनुप्रस्थ काट कम हो गया। यहां पर क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने की वजह से अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है, और लंबाई में परिवर्तन की वजह से अनुदैर्ध्य विकृति। तो दो प्रकार की विकृति, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों, एक ये और यहां पर एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो विकृति उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों प्रकार की विकृति का जो अनुपात है ये पाइसन अनुपात कहलाता है, जो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पाइसन विकृति कैसे उत्पन्न हुई, तो पाइसन विकृति जो यहां पर उत्पन्न हुई तो इसके व्यास में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, देखो इसका व्यास पहले कैपिटल डी था, बाद में जो है लंबाई में वृद्धि के कारण इसका व्यास कम हो गया और ये जो है स्मॉल डी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, स्मॉल डी, या फिर मान लो कि कम, मतलब कि इसमें डी कमी आ गई। कितनी कमी हो गई, डी की कमी हो गई, इन दोनों को मिलाकर के डी की कमी हो गई। तो इसकी जो कमी है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। मतलब पहले इसका जो है व्यास कैपिटल डी था, अब कितना कम हुआ, डी कम हुआ, स्मॉल डी कम हुआ, स्मॉल डी कम हुआ, मतलब कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अब यहां पर ये जो विकृति है वो कैसे निकलेगी, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति जो आपकी निकलेगी ये निकलेगी आपकी डी बटे कैपिटल डी, और ये अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, हाँ यहां पर जो है हम बात करेंगे किसकी, हाँ यहां पर देखो, हाँ ये ध्यान से समझना, यहां पर अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य के अनुपात को, तो यहां पर इसको आप अनुप्रस्थ और इसको अनुदैर्ध्य लिख लेना, ठीक है, इसको क्या लिख लेना, अनुदैर्ध्य लिख लेना। और जब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विकृति की हम जब बात करते हैं तो अनुप्रस्थ विकृति का मतलब जो है, अनुप्रस्थ विकृति का मतलब जो है आपकी मान लो कि लंबाई में जो वृद्धि होती है डेल्टा एल बटे एल, और यहां पर डी बटे कैपिटल डी, ठीक है, डी बटे कैपिटल डी, और ये सिग्मा बराबर डेल्टा एल बटे एल और स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। अब इसको हम जब उल्टा लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ एक बारी समझना, एक बारी समझना, यहां पर थोड़ा शब्दों में फर्क कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाइसन की निष्पत्ति कहते हैं। अनुप्रस्थ विकृति का मतलब क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य का मतलब जब लंबाई में हो, ठीक है, और यहां पर अनुप्रस्थ का मतलब जो है स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय, है ना, स्पर्श रेखीय परिवर्तन हो। प्लीज आप इसको कैंसिल कर लेंगे, यहां पर शब्दों में थोड़ा फर्क आ गया है। यहां पर पाइसन अनुपात हम लिखेंगे तो पाइसन अनुपात का मतलब आपका हो गया अनुप्रस्थ, ये आपका हो गया अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति बटे अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है। तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो विकृति क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा एल बटे एल, और जो अनुदैर्ध्य मतलब स्पर्श रेखीय जो परिवर्तन हो रहा है वो स्मॉल डी, व्यास में परिवर्तन हो रहा है बटे कैपिटल डी। अब करेक्ट है, अब करेक्ट है, करेक्ट करके लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल डी बटे ये हो जाएगा क्या, एल और स्मॉल डी, ठीक है। एल जो है प्रारंभिक लंबाई है और कैपिटल डी जो है प्रारंभिक व्यास है।
और ये लंबाई में परिवर्तन है और ये जो है व्यास में परिवर्तन जो आपका हुआ है स्मॉल डी वो है। अब करेक्ट है, अब बिल्कुल करेक्ट है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के अनुपात को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ का मतलब स्पर्श रेखीय जब विकृति होती है तो वो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य मतलब जो लंबाई में विकृति होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला अभी मैंने जो लिख कर बताया वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है और ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरेटिकली, जिसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज है, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है क्विक देखेंगे, क्योंकि ये जो है एक बार हमको जस्ट देखना है, समझना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर एक बार हम इनको देख सकते हैं इन सारी चीजों को। स्वयं के भार के कारण अगर तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसको जो है दो तरह से, मतलब तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसको जो है हम बिल्कुल मतलब प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं, इस तरीके से प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। तो इसमें हम जो है दो प्रकार से देखेंगे स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में वृद्धि, दो प्रकार से हम देखेंगे। एक जो है हम देखेंगे निलंबन बिंदु पर अधिकतम प्रतिबल और निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम प्रतिबल, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से देखेंगे, निलंबन बिंदु पर अधिकतम प्रतिबल और निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम प्रतिबल, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो कि किसी एल लंबाई की, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एल लंबाई की रस्सी को हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर हम लटका रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जब हम लटका रहे हैं तो इसका अपना कुछ भार होगा, इसका अपना खुद का कुछ भार होगा और खुद के भार के कारण इसके हर हिस्से पर क्या होगा, हर हिस्से पर कुछ ना कुछ क्या होगा, हर हिस्से पर कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न होगा। तो स्वयं के भार के कारण जो यहाँ पर कुल विकृति उत्पन्न होगी उसके लिए ये फॉर्मूला है और स्वयं के भार के कारण ये विकृति जो उत्पन्न हुई है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर ये जो है इस रस्सी का भार है mg और l जो है इस रस्सी की लंबाई है और a जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और y जो है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक और कुल यहाँ पर परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि कितनी उत्पन्न हो गई, तो लंबाई में जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड चीजें आपको पहले भी समझा चुकी हूं मैं, तो वहां से रिलेट करके आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जस्ट स्वयं के भार के कारण जो लंबाई में वृद्धि हुई है, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, अगर हम उसके स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इस सूत्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है अंत की ओर है इस वन शॉट के, जिसमें हम देखेंगे प्रत्यास्थता को, जो प्रत्यास्थता का गुण अभी हमने जो जो देखा, बार बार देखा और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारक है यहाँ पर ताप। तो प्रत्यास्थता के गुण में ताप के कारण प्रभाव देखा जाता है, इसीलिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना जहां पर हम लोगों ने रेफरेंस तार यानी कि संदर्भ तार, दो तार लिया था, क्योंकि ताप के कारण क्या होता है, ताप के कारण कोई भी ठोस वस्तु का जो अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो प्रत्यास्थता का गुण अंतराण्विक बल के कारण है ना। तो अंतराण्विक बल कमजोर हो रहा है तो प्रत्यास्थता का गुण भी क्या होगा, कम होगा। प्रत्यास्थता का गुण कम होगा मतलब कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो क्या होगा, घटेगा। प्रत्यास्थता गुणांक घटेगा, इलास्टिसिटी घटेगी, प्लास्टिसिटी बढ़ेगी। इलास्टिसिटी घटेगी, प्लास्टिसिटी बढ़ेगी, प्लास्टिक का गुण बढ़ेगा और प्लास्टिक ताप के साथ क्या होती है, प्लास्टिकता जो है, प्लास्टिकता, इलास्टिसिटी कम होती है और प्लास्टिसिटी बढ़ती है ताप के साथ, ठीक है। तो ये परिवर्तन होता है। और विशेष प्रकार के कुछ स्टील ऐसे होते हैं जहां पर प्रत्यास्थता गुणांक का ताप के कारण भी परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे रॉकेट बनाए जाते हैं तो वहां पर 3000 से भी ज्यादा डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसको इस तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठोस वस्तु ऐसी ली जाती है जहां पर ताप के कारण भी उस पर बहुत ज्यादा प्रत्यास्थता के गुणों में जो है कमी ना देखी जाए, ताकि वो अच्छे से काम करे। इसलिए देखो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किस जगह में आप उस ठोस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो उसके आधार पर जो है वहां पर वस्तुओं का चयन किया जाता है, उनके गुणों के आधार पर चयन किया जाता है। अगला कारक हम देखेंगे अशुद्धि का प्रभाव, प्रत्यास्थता पर अशुद्धि का प्रभाव। अगर हम मान लो कि कोई भी अशुद्धि बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है
किसी भी ठोस वस्तु में अशुद्धि बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जैसे कि बढ़ गया तो अशुद्धि मिलाने से तार के अंदर का जो प्रभावी रूप से अंतर आणविक आकर्षण बल है, देखो प्रत्यास्थता गुणांक भी बढ़ जाएगा, अंतर आणविक जो बल है आकर्षण बल वो भी बढ़ जाएगा। अब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो प्रत्यास्थता का गुण भी बढ़ रहा है, और प्रत्यास्थता का गुण बढ़ रहा है इसका मतलब प्लास्टिसिटी बढ़ रही, सॉरी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, प्रत्यास्थता का गुण बढ़ रहा है तो आसानी से उसमें जो विरोध करने का गुण है बाह्य बल को, जो बाह्य विरूपक बल हम जो लगाते हैं तो वो विरोध करने का गुण भी बढ़ जाएगा, प्रत्यानयन बल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्रत्यानयन बल बढ़ जाएगा। और यहां पर जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके कारण हमको यहां पर अंतर परमाणु बल नियतांक मिलता है। इस अंतर परमाणु बल नियतांक को हम के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम के ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और अंतर आणविक बल बढ़ने के कारण यंग प्रत्यास्थता गुणांक और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी बढ़ रहा है, प्रत्यास्थता का गुण भी बढ़ रहा है, और अंतर आणविक आकर्षण बल नियतांक के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना प्रत्यास्थता का गुण बढ़ेगा। तो ये हमने सारी चीजें है पूरी देख ली। इस चैप्टर के जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ठोस के लिए जो अंतर आणविक बल नियतांक जो अभी हम लोगों ने देखा वो अधिकतम होता है, जबकि गैस के लिए क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता का गुणांक सर्वप्रथम मैक्सवेल जी ने दिया था। और आदर्श दृढ़ वस्तु के लिए तीनों प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? आदर्श दृढ़ वस्तु की जब बात करी जाती है अनंत होता है। दृढ़ता गुणांक पदार्थ का गुण है क्योंकि तरल की कोई निश्चित आकृति नहीं हो। ठोस पदार्थ का गुण है क्योंकि तरल की कोई आकृति नहीं, क्योंकि जहां पर हम आकृति की बात करते हैं, ठीक है, तो हम वो ठोस के लिए देखेंगे, तरल में नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार आप लोगों ने देखे उसमें से कुछ प्रकार तो जब आप तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ोगे तो वहां पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर हम दृढ़ता गुणांक की जब बात करते हैं तो केवल ठोस के लिए होगा क्योंकि तरलों की कोई आकृति नहीं होती। गैस की तो फिर बात ही नहीं है ना, गैस की तो कोई आकृति ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम किसी तार को खींच रहे हैं तो तार को खींचने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, वही प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब कि जो अभी मैंने आपको एक प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको दिखाया था, ठीक है, तो वो बिल्कुल अगर किसी तार के लिए अगर है तो उस तार को खींचने के लिए जितना कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य के बराबर आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व की भी बात कर लेते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो इस ऊर्जा घनत्व W/V 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। जस्ट आप देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा घनत्व के बारे में क्या होता है कि प्रतिबल विकृति वक्र के अंदर का जो क्षेत्रफल है वही आपकी स्थितिज ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है प्रतिबल और विकृति का जो वक्र ढाल, हमने एक ग्राफ देखा था, ठीक है, तो उसके बीच का जो हम लोग ढाल देखा था, ये जो ढाल हम लोगों ने देखा था प्रतिबल और विकृति के बीच का, यही क्या है? आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। ये जो ढाल है यही आपका क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस चैप्टर के जो निकल आ सकते हैं वो हमने देखे। जल्दी से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फिर ये जो वन शॉट है आपका पूरा हो चुका है। हमने ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में सारी चीजें इस वन शॉट में कंप्लीटली हम लोगों ने देख ली है। एंड आई होप, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वन शॉट जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है और आपकी परीक्षा में ये वन शॉट आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनना है। शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको ये वन शॉट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर इस वन शॉट में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे। और इसी तरह आपके लिए हम बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे हमारे इस YouTube चैनल पर। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो, ये सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए बाय बच्चों।